पैसा है ही ऐसी चीज़, ये सबको कंफ्यूज करता है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा मेहनत से कमाया जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि ये लक से आता है। पैसे की साइकोलॉजी को समझने के लिए आज हम बात करेंगे ऑथर मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी की। अगर कोई धूप में चलकर आ रहा हो और उसने 2 दिन से पानी ना पिया हो, अब उसे एक पानी वाला मिलता है जो एक नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर के बदले 500 रुपये मांगता है, तो वो क्या करेगा? चांसेस है कि वो उस बॉटल के बदले 500 रुपये दे देगा। पर वही कोई दूसरा इंसान हो जो धूप में नहीं है और उसको थोड़ी सी प्यास लगी है, पर उसे ये पता है कि वो 15 मिनट में घर वापस पहुंच जाएगा। अब उसको भी एक पानी वाला 500 रुपये की वाटर बॉटल देता है। ये इंसान उससे 500 रुपये की बोतल नहीं खरीदेगा। अब अगर ये दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशन से दूसरे को जज करे तो दूसरा इनको बेवकूफ़ लगेगा। तो पैसे का पहला रूल है, नो वन इज़ क्रेजी। हमारे ओपिनियंस हमारे एक्सपीरियंसेस से फॉर्म होते हैं और अलग अलग जनरेशन के लोग, अलग अलग रीजन में पैदा होने वाले, अलग वैल्यूज़ के साथ बड़े होने वाले, जिन्होंने अलग इकोनॉमिक सिनेरियो देखे हों, वो सब लोग पैसे को लेकर बहुत अलग अलग लेसन सीखते हैं। इसलिए सब लोग पैसे के साथ बहुत अलग बिहेवियर करते हैं। पैसे के मामले में जो एक को सही लगता है वो दूसरे को गलत लगता है, पर गलत कोई भी नहीं है। मॉर्गन इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बार एक आर्टिकल छपा था। वो आर्टिकल था फॉक्सकॉन के बुरे वर्किंग कंडीशंस पर। फॉक्सकॉन ताइवान की एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उसमें लिखा था कि फॉक्सकॉन में काम करने के हालात बहुत मुश्किल है। बहुत से रीडर्स ने इस बात पर अपनी सहमति जताई, पर उन्हीं सब लोगों के बीच एक चाइनीज़ वर्कर के नेफ्यू ने एक ऐसा कमेंट डाला जिससे ये बात साबित हो गई कि पैसे की साइकोलॉजी सबके लिए अलग अलग होती है। उसने लिखा था कि मेरी आंट भी बहुत साल ऐसे ही एक अमेरिकन स्वेट शॉप में काम करती थी। हाँ, काम की कंडीशंस बहुत ख़राब थी, पर उन्हें वो काम कभी ख़राब नहीं लगा। उसने आगे लिखा था कि क्या आपको पता है मेरी आंट उससे पहले क्या काम करती थी? वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। तो उस स्वेट शॉप में काम करना उन्हें अपनी पुरानी जॉब से ज़्यादा अच्छा लगता था। पैसे के बारे में आगे बात करते हुए ऑथर कहते हैं कि लक और रिस्क लाइफ की हर चीज़ का आउटकम डिसाइड करते हैं, पैसे का भी। सब कहते हैं कि ज़करबर्ग एक जीनियस थे क्योंकि उन्होंने याहू को फेसबुक बेचने से मना कर दिया, पर वहीं सब लोग याहू के फाउंडर्स को जीनियस नहीं मानते क्योंकि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को अपना बिजनेस बेचने से मना कर दिया था। याहू का अपना बिजनेस ना बेचने का रीज़न और ज़करबर्ग का अपना बिजनेस ना बेचने का रीज़न एक ही था, पर दोनों का रिजल्ट बहुत अलग अलग आया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अमीर बनने के लिए लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक और लक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बिल गेट्स। बिल गेट्स जब हाई स्कूल में थे तो उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं के हाई स्कूल में कंप्यूटर था। वो उस वक्त की बहुत ही एडवांस मशीन थी, इतना कि कॉलेजेस में भी इतना एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इसे इस तरह से देखते हैं, 1968 में दुनिया में 303 मिलियन हाई स्कूल एज के बच्चे थे। उसमें से 18 मिलियन यूएसए में रहते थे। उसमें से भी 270,000 वॉशिंगटन में रहते थे और कुछ 100,000 स्टूडेंट्स सियाटल में रहते थे। उसमें से भी सिर्फ 300 स्टूडेंट्स ही लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे। तो 303 मिलियन बच्चों में से सिर्फ 300 बच्चों के पास ही कंप्यूटर था और बिल गेट्स उन 300 बच्चों में से एक थे। और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, खुद बिल गेट्स इस बात को मानते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर कोई लेक साइड स्कूल ना होता तो आज कोई माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। ऐसा नहीं है कि बिल गेट्स ने मेहनत नहीं की, पर अगर वो उतनी ही मेहनत करते पर लेक साइड स्कूल में नहीं पढ़ते या फिर कहीं और पैदा हुए होते तो आज वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाते। अमीर बनने के लिए लक बहुत बड़ा फैक्टर है और लक तो एक ऐसी चीज़ है जिसे कभी कोई समझ नहीं पाया। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लकी भी तभी होंगे अगर आप मेहनत करेंगे। अगर बिल गेट्स लेक साइड स्कूल में पढ़कर मेहनत ना करते तो भी वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बना पाते। आपको मेहनत तो करनी ही चाहिए, पर अमीर बनने की चाह में आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए। वो चीज़ है व्हेन इज़ इट इनफ। क्योंकि जब इंसान के पास ही इनफ की सेंस ख़त्म हो जाती है तो वो गलत काम करने लगता है।
ये बात ऑथर एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। रजत गुप्ता, जो कि कोलकाता में पैदा हुए थे, एज ए टीनेजर ही वो अनाथ हो गए थे, पर अपने मिड 40s में वो मैकिन्सी के CEO बन चुके थे, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म है। 2007 में वो रिटायर हो गए और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इंपॉर्टेंट रोल्स निभाए। 2008 में उनकी वर्थ $100 मिलियन थी। पर जब 2008 में गोल्डमैन सैक्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, तब वॉरेन बफे ने उसे सपोर्ट करने के लिए $5 बिलियन इन्वेस्ट करने का सोचा। क्योंकि गुप्ता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से थे, उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई और तभी उन्होंने हेज फंड मैनेजर राजारत्नम को कॉल किया। ऐसा कहा जाता है कि राजारत्नम ने उस वक्त गोल्डमैन सैक्स के 1,75,000 शेयर्स खरीद लिए और जब डील अनाउंस हुई, राजारत्नम ने $1 मिलियन कमा लिए थे। पर फिर दोनों, गुप्ता और राजारत्नम, दोनों को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए जेल जाना पड़ा। और ये सब क्यों हुआ? ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सब कुछ था पर इनफ नहीं था। याद रखिए, सोशल कंपैरिजन की गेम तो कभी कोई जीत नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि इनफ मतलब गरीबी में जीना। इनफ मतलब वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ आप एक लेवल तक पहुँच जाते हैं और ये समझते हैं कि आपको सोशल कंपैरिजन की गेम में नहीं पड़ना। ऑथर कहते हैं कि कुछ चीज़ों को कभी रिस्क नहीं करना चाहिए, चाहे आपको जितना भी फ़ायदा दिख रहा हो। ये कुछ चीज़ें हैं: रेप्यूटेशन, फ्रीडम, फैमिली, लव और हैप्पीनेस। बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी के पार्ट 1 को हम यही ख़त्म करते हैं। ये एक 6 पार्ट सीरीज़ है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।